हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। आज हम करने वाले हैं मोशन चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। अब चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे देखेंगे? किसी रेफरेंस पॉइंट से। जिस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं उसी को हम बोलते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। मोशन का पता हमें डायरेक्ट एविडेंसेस और इनडायरेक्ट एविडेंसेस दोनों से चलता है। डायरेक्ट एविडेंसेस जैसे हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि कार मोशन में है या कुछ भी चीज मूवमेंट कर रही है, किसी चीज में मूवमेंट हो रहा है। इनडायरेक्ट एविडेंसेस जैसे अर्थ का मोशन, अर्थ का रोटेशन, रिवॉल्यूशन, एयर का मूवमेंट। और मोशन क्या है? रिलेटिव है, मतलब किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम किसी बस में बैठे हैं और बस मूव कर रही है, तो बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो हमारे लिए तो रेस्ट में है, पर कोई बाहर से देख रहा है तो उसके लिए बस के साथ साथ बस में बैठे सारे पैसेंजर्स मोशन में है। तो मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो और अगर हमने मोशन देख लिया, क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज कर रही है तो क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मोशन के टाइप्स देख लेते हैं पहले। मोशन के दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो इक्वल नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मेजरेबल प्रॉपर्टी किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या सिस्टम की। मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड अलग अकेला होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी के क्या एग्जांपल हो जाएंगे? मैग्नीट्यूड अकेला है, कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं फास्टली। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम देख लेते हैं क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ जो किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उसकी लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पार्ट। डिस्प्लेसमेंट फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, जैसे ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ जो है उसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन तो हम देखते नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? पॉजिटिव तो नॉर्मल समझ में आ रहा है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया और वो यहाँ से यहाँ मूव किया सम 5 किलोमीटर्स, और वो यहाँ से फिर लेफ्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर्स मूव करता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओरिजिन से, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? -1 किलोमीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट की जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है? अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यहाँ से शुरू किया, एक सर्कल कंप्लीट किया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया।
जिस पोजीशन से शुरू किया है वहीं पर वापस आ जाए कोई भी ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा सेम ही हो सकता है, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है और उसी की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में हमेशा सेम हो सकता है, सेम ही होता है। और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। क्यों? डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में ये भी हो सकता है ऑब्जेक्ट ने ये पार्ट ट्रेवल किया हो सकता है ऑब्जेक्ट ने ये पार्ट ट्रेवल किया हो सकता है ऑब्जेक्ट ने ये पार्ट ट्रेवल किया हो सकता है ऑब्जेक्ट ऐसे गया हो सकता है ऑब्जेक्ट ऐसे गया हो। तो अगर अपन इस पाथ की लेंथ और इस पाथ की लेंथ देखेंगे तो ये सेम है, और अगर अपन ये पाथ की लेंथ और इस पाथ की लेंथ देखेंगे तो ये डिफरेंट है। तो डिस्टेंस दो पाथ के बीच में सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ मोशन, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम को ही हम स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ऑब्जेक्ट हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में तो होता नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में हम स्पीड की जगह एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका मैंने आपको फुल वीडियो में अच्छे से बताया है, तो वो एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही है ऑब्जेक्ट की इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम की क्या? सेकेंड। तो इस वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में स्पीड की जगह एवरेज स्पीड निकालते हैं, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। v माइनस यू बाई टी। v क्या है इधर पे? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब फाइनल वेलोसिटी कम है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या? सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे कि फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे ट्रैफिक के समय जैसे हम कार चलाते हैं तो उस समय क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होता है। अब एक चीज और बतानी थी, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उस समय हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का। इसमें मेनली हमको दो प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिस्टेंस, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टाइम। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो
डिस्टेंस जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको अपन ने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ये टाइम टाइम की लाइन है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो जो जहाँ था वो वहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो रेस्ट की कंडीशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनता है। अब ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों? मान लीजिए 5 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस पे था, 10 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गया। अब इसको अगर अपन प्लॉट करेंगे इस टाइप के डेटा को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ग्राफ देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में भी अगर स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? स्पीड बताती है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी? स्पीड बताएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक S1 लाइन है, ये S2 लाइन है, इसमें से स्लोप किसका ज्यादा है? S1 का। स्लोप किसका ज्यादा आएगा? S1 का। ये सेम टाइम इंटरवल लिया हमने, इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कम आएगा, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो ज्यादा आएगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम का रेशियो लेंगे तो S1 बड़ा आएगा, तो इसमें स्पीड किसकी ज्यादा होगी? S1 जिस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? स्पीड बताती है। इधर पर स्पीड डिक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है? देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक स्लोप निकालें तो दिख रहा होगा कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस टाइम इंटरवल में, और यही सेम टाइम इंटरवल हम इसे यहाँ देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इसके मुकाबले कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। इधर पर ये डिस्टेंस ट्रेवल है और इधर पर ये इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल है, तो इसके मुकाबले कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है सेम टाइम इंटरवल में, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्लो हुई है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? वेलोसिटी, और टाइम क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्राफ्स देख लेते हैं यहाँ पर। अगर अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है अगर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों? टाइम बढ़ता जा रहा है पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम ही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या दिखाएगी? एक्सेलरेशन। क्यों? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या दिखाएगी? एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ग्राफ कैसा भी बन सकता है, ऐसा, ऐसा, इस टाइप का, कैसा भी बन सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में ग्राफ। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में भी अगर हम देखें एक्सेलरेशन की कंडीशन में, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है v माइनस यू बाई टी, ये होता है एक्सेलरेशन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो अपन अगर ये टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल टाइम पे टाइम वेलोसिटी क्या है? दिस, ये है u और ये है v। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में
स्लोप जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की कंडीशन में हम देख ही लेते हैं, जैसे इस टाइम इंटरवल पे देखें हम, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी v। तो यहाँ पे v जो है वो u से कम है, तो मतलब एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन की कंडीशन में ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये यहाँ पर एरिया इनक्लोज्ड क्या दिखा रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया इनक्लोज्ड है वो हमको डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में वैलिड होती है। इनका डेरिवेशन पहले ही बता दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप फुल वीडियो में जाके वॉच कर सकते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। एक है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब हम देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो इसी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल में किसी ऑब्जेक्ट ने, रेक्टेंगुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया और पूरा पाथ कवर किया, तो यहाँ उसने स्पीड वेलोसिटी चेंज की, यहाँ फिर से उसने वेलोसिटी चेंज की, यहाँ फिर से वेलोसिटी चेंज की, यहाँ फिर से वेलोसिटी चेंज की, तो उसने 4 टाइम्स वेलोसिटी चेंज कर ली। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स और बढ़ा दें, ये 6 नंबर ऑफ साइड्स है, ये एक हेक्सागोन है। अगर किसी हेक्सागोनल पाथ में ऑब्जेक्ट ने मूव किया तो उसकी वेलोसिटी 6 टाइम्स चेंज होगी। अगर नंबर ऑफ साइड्स और बढ़ा दें तो उसकी वेलोसिटी नंबर ऑफ साइड्स के बराबर चेंज होगी। एक सर्कुलर पाथ कैसे बनता है, एक सर्कुलर पाथ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से देखिए रेक्टेंगल था, फिर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दी, ये इस टाइप का शेप बन गया, फिर नंबर ऑफ साइड्स हमने बहुत बढ़ा दी, इस टाइप का शेप बन गया। ऐसे अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो साइड्स की जो लेंथ है वो छोटी 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 होती जाती है, और उसके उसमें मूव करने के लिए हमको जो टर्न है वो बढ़ता जाएगा। मतलब वेलोसिटी में चेंज जो है वो बार बार होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज बार बार होगा। और जो नंबर ऑफ साइड्स अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को अप्रोच करता है। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइड की लेंथ जो है वो एक पॉइंट के बराबर हो जाएगी, और हमको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। और हमको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मतलब इनफाइनाइट टाइम्स अपने डायरेक्शन में चेंज करना पड़ता है, मतलब वेलोसिटी में चेंज करना पड़ता है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड है। अब ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है जो यहाँ पे लिखी है वो होगी कितनी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ एक सर्कुलर पाथ कवर करने में डिस्टेंस कितना लग रहा है, सर्कल का पैरामीटर मतलब 2πr, और टाइम क्या है t, तो स्पीड कितनी होगी 2πr/t। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।